प्यारे बच्चों, इन माई लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो है स्वप्रेरण होता है। स्वप्रेरण की घटना कब होती है? जब किसी कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन होता है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि धारा बहती है कि नहीं कह रहे हैं, धारा बहने के साथ साथ परिवर्तन भी होना चाहिए। जैसे ही मैं यहाँ पे टैपिंग की को दबाऊंगा तो इसमें धारा बिल्डअप होगी, यानी कि एक शून्य से अचानक एक मैक्सिमम धारा, मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए 5 एम्पियर की धारा बहनी है, तो शून्य से लेकर 5 एम्पियर की धारा, ये धारा वाला ग्राफ है, तो शून्य से 5 एम्पियर की धारा होगी एकदम। लेकिन जैसे ही धारा शून्य से 5 को बढ़ने लगेगी, अर्थात यहाँ से यहाँ पहुँचना है धारा को, तो वैसे ही कुंडली जो है धारा का विरोध करना शुरू कर देगी। और इस कारण क्या होगा कि धारा को बढ़ने में टाइम लग जाएगा, और इतना टाइम इसको धारा को लग गया मैक्सिमम होने में। तो ये जो टाइम है ये किस कारण से हुआ? ये जो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम लगा, इतना धीरे 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 जो धारा मैक्सिमम हो रही है, ये इसलिए हो रही है क्योंकि कुंडली जो है धारा में परिवर्तन का विरोध कर रही है, और इसी चीज़ को स्वप्रेरण कहते हैं। ये हेनरी ने देखा, तो इसलिए इस स्वप्रेरण गुणांक जो भी हम निकालेंगे उसका जो मात्रक है वो भी हेनरी के नाम से ही होगा। तो आज हम जो है स्वप्रेरण गुणांक निकालते हैं। स्वप्रेरण गुणांक। स्वप्रेरण गुणांक, और इसको हम अंग्रेजी के कैपिटल एल से इसको हम दिखाते हैं। और ये किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक क्या है कि कुंडली धारा परिवर्तन का कितना ज़्यादा विरोध करती है। कुछ कुंडलियाँ बहुत ज़्यादा विरोध करती हैं, कुछ कुंडलियाँ कम विरोध करती हैं। वो इसी बात पर डिपेंड करता है कि उनका स्वप्रेरण गुणांक क्या है। अब यहाँ पे ध्यान रखना, इसको शॉर्टकट में कुंडलिनी इफेक्ट, यानी कि कॉइल इफेक्ट भी कह सकते हैं। स्वप्रेरण घर की घटना को हमने कह दिया कॉइल इफेक्ट, ये केवल कुंडलियों में ही पाई जाती है। अब तुम कहोगे कोई प्रतिरोध है ऐसे, इससे अगर हम धारा परिवर्तन करेंगे तो क्या इसमें भी स्वप्रेरण का इफेक्ट आएगा? क्या ये भी धारा को, जो धारा यहाँ पर मैक्सिमम होने में टाइम लगा रही थी, क्या वो यहाँ भी होगा? तो मैं आपको कहूँगा कि होगा तो सही यहाँ भी, क्योंकि थोड़ा बहुत कुंडली का इफेक्ट आ ही जाता है। तो ये लगभग ऐसे होगा ग्राफ, इस प्रकार से इसको कम समय में ही अधिकतम हो जाएगा, यानी कि, और अगर इसकी जगह कुंडली लगा देंगे तो यही टाइम जो है मैक्सिमम होने में टाइम ज़्यादा लगेगा यहाँ से यहाँ तक। और जबकि तो इस प्रकार सीधे तार का भी कुछ ना कुछ स्वप्रेरण गुणांक होता है, अपितु वो बहुत कम होता है, लेकिन वो होता जरूर है। तो अगर मैं कहूँ आदर्श प्रतिरोध क्या है? आदर्श प्रतिरोध वो है जिसमें कुंडलिनी वाला इफेक्ट बिल्कुल भी ना हो, यानी कि जिसका एल एकदम शून्य हो। और इसी प्रकार से आदर्श कुंडली कौन सी कहलाएगी? आदर्श कुंडली केवल वो जिसका केवल एल हो, यानी कि स्वप्रेरण गुणांक हो, लेकिन आर ना हो, आर शून्य हो। इसका आर हो लेकिन एल शून्य हो, इसका एल हो पर आर शून्य हो। माने आर तो इसका डेफिनेटली नॉन जीरो होगा और इसका एल नॉन जीरो होगा, लेकिन एल, इसका एल जीरो होगा, इसका आर जीरो होगा। तो ये आदर्श प्रतिरोध है, ये आदर्श कुंडली है। ये एक एडिशनल इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी थी, आदर्श प्रतिरोध, ये आदर्श कुंडली। आदर्श कुंडली एवं आदर्श प्रतिरोध, इस प्रकार से ये जो है दो टॉपिक हैं। आज हमने स्वप्रेरण गुणांक जो है उसको समझा। स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक को समझना है, अभी समझा गया। स्वप्रेरण गुणांक मैंने कहा कि
कि हर कुंडली का एक स्वप्रेरण गुणांक होता है जो कि उसकी गुण है, जो कि उसके अगर कोई कुंडली है तो डेफिनेटली उसका स्वप्रेरण गुणांक होगा, वो कम या ज़्यादा हो सकता है। अगर ज़्यादा होगा तो करंट को वो जब करंट चेंज होगी तो उसको चेंज होने नहीं देगा, यानी कि उसके रास्ते में ज़्यादा परेशानी खड़ी करेगा। समझ आ गया। और अगर उसका स्वप्रेरण गुणांक कम होगा तो करंट इजीली अधिकतम हो जाएगी, कम समय में अधिकतम हो जाएगी। ये दो बातें होंगी, तो इसको हम कहते हैं स्वप्रेरण गुणांक का एक व्यवहारिक आइडिया मैंने आपको दिया। अब एक परिभाषा के रूप में स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है इसको समझते हैं। जब किसी माना किसी कुंडली में किसी समय कुंडली में किसी समय विद्युत धारा का मान I है। माना किसी कुंडली में किसी समय विद्युत धारा का मान I है, तब कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स फाई निम्नानुसार होगा। क्या होगा? फाई जो है आई के समानुपाती होगा। अब इसको समझिए कि फाई आई के समानुपाती कैसे होगा। मान लीजिए ये कुंडली है, यहाँ पर हमने जो कुंडली है परिनालिका के रूप में दिखाई है, धारावाही परिनालिका। इसमें अगर हम आई धारा बहाएंगे तो बच्चों आपने पहले पढ़ रखा है कि इसके सेंटर में जो चुंबकीय क्षेत्र होता है म्यू नॉट एन आई, अगर आपको याद हो, जहाँ पर एन जो है वो कुंडली में फेरों की संख्या नहीं है, बल्कि फेरों की संख्या प्रति एकांक लंबाई, यानी कि यूनिट लेंथ में कितने फेरे हैं, एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, ये निकालना पड़ेगा। यानी कि अगर पूरी फेरे एन है और पूरी लंबाई एल है, तो ये जो आपका एन है ये एन अपॉन एल है, इसको भी याद रखना है। अच्छा, क्योंकि एल तो एन अपॉन एल है, यहाँ पर एल इसकी लंबाई है। अब देखिए इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड इतना क्रिएट होता है, और आप जानते हैं परिनालिका में जब धारा बहती है तो चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, सभी बच्चे जानते हैं। इस प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र बनता है। और आप जानते ये जो चुंबकीय फील्ड बना है इसके कारण खुद कुंडली से भी फ्लक्स पास होने लगता है। जिस कुंडली ने क्रिएट किया चुंबकीय फ्लक्स को, वो उसी से पास होने लगता है। और जब उसी से पास होता है तो यानी कि इस कुंडली से, इस परिनालिका से जो गुजरने वाला फ्लक्स है पाई, वो आई के समानुपाती होगा कि नहीं। अगर आई ज़्यादा होगा तो चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा होगा तो कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। यही बात को हमने यहाँ पर लिखा है। माना किसी कुंडली से मैं किसी समय विद्युत धारा का मान आई है, तब कुंडली से गुजरने वाला फ्लक्स फाई निम्नानुसार होगा, या फाई बराबर एल आई। यहाँ पर जो एल है ये वही स्वप्रेरण गुणांक, या इसको स्वप्रेरकत्व भी कहते हैं बच्चों, स्वप्रेरकत्व। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ एल को स्वप्रेरकत्व कहते हैं। एल बराबर क्या हो जाएगा इस वाले से, एल बराबर फाई अपॉन आई। यदि आई बराबर 1 हो 1, तब एल बराबर फाई हो जाएगा होगा। तब एल बराबर फाई होगा, और
अब अल्फा 5 होगा तो परिभाषा बन गई इसकी स्वप्रेरकत्व की। तो इसकी परिभाषा देखिए किस प्रकार से बनेगी। अतः किसी कुंडली का प्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। आंकिक रूप से कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। अतः किसी कुंडली का प्रेरकत्व तो आंकिक रूप से क्यों कह रहे हैं? देखिए फाई की जो यूनिट है वो है वेबर, तो और जो स्वप्रेरकत्व है इसकी यूनिट है हेनरी। तो स्वप्रेरकत्व तो फाई के बराबर तो होगा, लेकिन यूनिट नहीं, यूनिट लेंगे खाली अंक लेंगे। इसीलिए हमने लिखा है आंकिक रूप से कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा। अतः किसी कुंडली का प्रेरकत्व आंकिक रूप से कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के बराबर होगा यदि कुंडली से प्रवाहित धारा का मान एकांक है। अगर कुंडली किसी भी कुंडली से धारा एकांक बह रही है तो उस समय उस कुंडली से जो फ्लक्स गुजर रहा है, मान लिया 20 वेबर का फ्लक्स गुजर रहा है, तो उस कुंडली का प्रेरकत्व तो 20 हेनरी हो जाएगा। तो यही हमने यहाँ पे लिख दिया। तो आई होप कि परिभाषा आप लोगों की सबकी समझ में आ गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू इरेज दिस। अब एक दूसरी परिभाषा है, वो एक दूसरी और परिभाषा स्वप्रेरक, इसी टॉपिक में हम आगे चलेंगे। यदि कुंडली से प्रवाहित धारा में परिवर्तन करें तो चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तित होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कुंडली से धारा बह तो फ्लक्स भी उससे पास हो रहा है, जब धारा बदलेगी तो फ्लक्स भी परिवर्तित होगा। और कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। मैंने आपको बताया था बैक ईएमएफ क्यों? क्योंकि ये कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुआ है, तो ये उसी का विरोध करता है। और यही शायद स्वप्रेरण की घटना की जो हमने परिभाषा लिखी है वो यही लिखी है कि जब किसी कुंडली में धारा परिवर्तित करते हैं तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है जो उसी घटना का विरोध करता है जिस कारण वो स्वयं उत्पन्न हुआ है। तो इस प्रकार से यदि कुंडली में धारा परिवर्तन करें तो फ्लक्स परिवर्तन होगा और कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अब फैराडे के अनुसार कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा? तो फैराडे ने कहा
फैराडे के अनुसार फाई बराबर ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। याद है आपको फैराडे का द्वितीय नियम था कि विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की दर के समानुपाती, और ये ऋण जो है लेंज का नियम था, तीसरा नियम था। अगर आपको फैराडे का नियम ध्यान हो, जिनको याद नहीं आ रहा है वो पुराने वीडियोज़ को फिर से देखेंगे। देखिए यूट्यूब में जो वीडियो डालने का मुख्य कारण है वो यही है कि आप उसी वीडियो को बार बार देख सकें। अगर आप लिख नहीं रहे हैं, आपने नोट्स बना भी लिए हैं, even then again and again you have to go through the video so that every point is clear to you. Make it a point कि एक बार देखने से हम उसका 10% ही ग्रहण कर पाते हैं। जब हम बार बार देखते हैं then only we can absorb more and more in percentage। तो ये आपको ध्यान रखना है। फैराडे के अनुसार ये हो गया। अब देखिए अभी हमने निकाला था कि फाई बराबर क्या था। जब किसी कुंडली में फाई धारा बात है तो फाई जो एल आई होता है, तो वही हम यहाँ पर रख दे रहे हैं एल आई एन डी टी। और इससे क्योंकि एल तो कुंडली का फिक्स है, कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर ले लिया, तो इस प्रकार से आगे डी आई बाई डी टी। अब देखिए आगे ही नहीं बात वही कि विद्युत वाहक बल जो है वो किस कारण उत्पन्न हो रहा है, करंट परिवर्तन की दर के कारण, करंट चेंज हो रही है। तो रेट ऑफ करंट, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट अगर हमें पता है, हमसे कह रहे हैं कि किसी कुंडली में हम धारा इस प्रकार परिवर्तित कर रहे हैं कि 2 एम्पियर की धारा हर 4 सेकंड में परिवर्तित हो जा रही है। 2 एम्पियर की धारा 4 सेकंड में परिवर्तित हो जा रही है, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा 0.5। तो ये रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये आपको समझना है इस प्रकार से। तो ई बराबर माइनस, तो इससे क्या आ जाएगा बच्चों, इससे जो है इस एल की एक नई परिभाषा आ जाएगी। एल बराबर हो जाएगा माइनस ई अपॉन डी आई बाई डी टी। इसमें कई बार क्वेश्चन आता है, तुम्हें ईएमएफ दिया होता है, लिखा होता है एक कुंडली में अगर हम धारा इस प्रकार बहाएं कि 2 एम्पियर की धारा जो है 10 सेकंड में परिवर्तित हो रही है और उसमें विद्युत वाहक बल इतने वोल्ट का है, तो उस कुंडली का जो है प्रेरकत्व तो बताइए। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके जो है हम स्वप्रेरण गुणांक निकालते हैं। तो ध्यान रखना कि इस सूत्र का प्रयोग हुआ। अच्छा, यदि डी आई बाई डी टी जो है ये 1 हो, तब जो है आपका स्वप्रेरण गुणांक L जो है वो E के बराबर होगा। देखिए डी आई बाई डी टी, माइनस को हमने हटा दिया। उसका कारण यह है कि माइनस केवल ये बताता था इसमें प्रेरकत्व या स्वप्रेरण में घटना में कि जो प्रेरित धारा बहती है या जो विद्युत वाहक बल है वो उस कारण का अपोज करता है जिस कारण खुद उत्पन्न हुआ है। इसलिए माइनस को यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वैसे भी जो स्वप्रेरकत्व है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे किसी वस्तु का द्रव्यमान कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसी प्रकार से यहाँ पर स्वप्रेरण जो है वो ई के बराबर होगा। तो अब परिभाषा क्या बनेगी कि परिभाषा, अब इसके आधार पर 2 परिभाषा हो गई। देखिए इससे पहले वाली जो परिभाषा थी वो थी कि यदि किसी कुंडली में धारा एकांक बह रही हो तो जो भी फ्लक्स है वो आंकिक रूप से स्वप्रेरकत्व के या स्वप्रेरण गुणांक के बराबर होगा। अब दूसरी परिभाषा यहाँ पर है कि यदि डी आई बाई डी टी 1 हो तो स्वप्रेरकत्व जो है वो विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। परिभाषा बनी, अतः किसी कुंडली का
स्वप्रेरण गुणांक, आदित्य की कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न विरोधी बैक में, विरोधी भी कहते हैं कभी बार, प्रेरित भी कहते हैं, विरोधी विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होगा। अतः किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में उत्पन्न विरोधी विद्युत वाहक बल के आंकिक मान के बराबर होगा यदि, कब होगा, यदि कुंडली में धारा परिवर्तन की दर, धारा परिवर्तन की दर एकांक है। दिस इज द सेकंड डेफिनेशन। आपको ये दोनों ही परिभाषाएं दिमाग में रखनी है, एक फ्लक्स वाली और एक ये विद्युत वाहक बल वाली। तो ये हमारा स्वप्रेरण गुणांक से संबंधित टॉपिक लगभग पूरा हो गया है। इसमें हमें एक दो बातें और करनी है, वो हम अभी करते हैं। चलिए कुछ कुंडलियों का स्वप्रेरण गुणांक निकालते हैं, क्योंकि हमको ये तो पता है कि हर कुंडली का एक स्वप्रेरण गुणांक होता है, बट वो कितना होता है और उसको कैसे निकाला जाता है, इस बारे में बात करते हैं। तो हम निकालते हैं पहले वृत्ताकार कुंडली का, वृत्ताकार कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व। ये एक वृत्ताकार कुंडली है। चलिए ऐसे दिखा देता हूँ। इस प्रकार से इसका तल है, क्षैतिज तल में स्थित है ये वृत्ताकार कुंडली। ये इसके तल को दिखा रहा था। अगर मैं इसमें धारा ऐसे बहा दूं तो आप जानते हैं ये नॉर्थ बन गया, देखिए इसका माने फ्लक्स की डायरेक्शन ऊपर को होगी। तो इस प्रकार से फ्लक्स ऐसे करके इससे निकलेगा। इस प्रकार से बच्चों से फ्लक्स निकल रहा है। माना कोई आर त्रिज्या की कुंडली है, माना कोई आर त्रिज्या की कुंडली है, तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र यदि धारा I कुंडली से प्रवाहित हो रही है, अगर इस कुंडली से I धारा प्रवाहित हो रही तो कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है B, सभी जानते हैं, पहले हमने पढ़ चुके हैं। तो म्यू नॉट बटे 2R, इस प्रकार से म्यू नॉट I अपॉन 2R होता है। यानी कि यहाँ पर ये चुंबकीय क्षेत्र जो है इस जगह पर इतना होता है। परंतु
अगर हम इतने यही चुंबकीय क्षेत्र सब जगह मान लें पूरी कुंडली में, लगभग वैसे ये जो हमारे पास जो सूत्र है ये केवल केंद्र के लिए है। यानी कि अगर किसी कुंडली में धारा ऐसे ऐसे बह रही है तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र इतना होगा। ठीक है, अब हम मान लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए कि यही चुंबकीय क्षेत्र पूरे कुंडली के तल में हर बिंदु पर यही चुंबकीय क्षेत्र है। यदि यही चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के भीतर हर बिंदु पर ले लें। अच्छा, अगर कुंडली बहुत छोटी है साइज की तो आप ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर इतनी छोटी कुंडली है तो जो यहाँ पर होगा वही लगभग यहाँ पर भी होगा, ऐसे करके ले सकते हैं। यदि यही चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के भीतर हर बिंदु पर ले लें, तब कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा? फाई बराबर होता है बी डॉट ए। अच्छा, ये कुंडली है, इसका एरिया वेक्टर भी ऊपर ही को ले लेते हैं क्योंकि तल इसका ऐसे है, तो एरिया वेक्टर ऊपर को होगा पाई आर स्क्वायर, और चुंबकीय क्षेत्र भी ऊपर को ही है, तो बी ए कॉस थीटा में बी ए कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, और दिस विल बिकम बी ए, और बी ए हो जाएगा तो बी ए की जगह बी की जगह वैल्यू रखते हैं। बी ये है हमारा म्यू नॉट अपॉन 2r, आई को इधर लिख दिया, और ए की जगह बच्चों आ गया पाई आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा जो पाई है वो कितना आ गया है, देखिए, एक आर से आर कट गया तो 1/2 म्यू नॉट पाई आर इंटू आई। अच्छा, हम जानते हैं किसी कुंडली से अगर धारा आई बहाते हैं तो उससे जो फ्लक्स निकलता है फाई बराबर एल आई होता है, तो फाई इज इक्वल टू एल आई, तो ये एल हो गया नहीं क्या? तो यहाँ पे लिखते हैं फाई बराबर एल आई से एल बराबर क्या आ गया 1/2 म्यू नॉट पाई आर। दिस इज द स्वप्रेरण गुणांक, इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक यही होगा। एक बार और चेक कर लेते हैं कहीं गलती ना हुई हो। बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, बी की जगह और ए की जगह कुंडली का एरिया रख दिया पाई आर स्क्वायर, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक आर पर और म्यू नॉट पर निर्भर करता है, और पाई तो कांस्टेंट है, हाफ भी कांस्टेंट है। तो म्यू नॉट जो है इसका माना अभी, क्योंकि कुंडली के अंदर जो हमने स्पेस माना है वो वैक्यूम माना है, तो वैक्यूम में जो है म्यू नॉट लेते हैं, इसको कहते हैं चुंबकीय पारगम्यता निर्वात की। अगर हम जो है इसके अंदर इस कुंडली के भीतर कोई लौह चुंबकीय पदार्थ भरा हुआ है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का जो व्यू है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर कुंडली किसी लौह चुंबकीय पदार्थ के चारों तरफ लपेटी हुई है तो इस कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक ज़्यादा होगा, क्योंकि लौह चुंबकीय पदार्थ का जो म्यू होता है वो कम होता है। इसी प्रकार से आपने प्रतिचुंबकीय पदार्थ भी पढ़े होंगे, तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ अगर रखेंगे कुंडली के भीतर तो इसका जो स्वप्रेरण गुणांक है एल, वो निर्वात वाला जो स्वप्रेरण गुणांक है उससे भी कम आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि म्यू अगर लौह चुंबकीय पदार्थ है तो उसका जो म्यू होता है वो ग्रेटर होता है म्यू नॉट से बहुत ज़्यादा। और जो ये लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं जैसे निकिल, कोबाल्ट, इनका, और बिस्मथ जो है, बिस्मथ का जो म्यू होगा वो म्यू नॉट से कम होगा। तो बिस्मथ का जो म्यू है
वो म्यू नॉट से बहुत ज़्यादा कम तो नहीं कहेंगे, थोड़ा कम होता है। तो इसलिए अगर इसको कुंडली को हमने बिस्मथ के ऊपर लपेटा है, क्योंकि बिस्मथ जो है ये प्रति चुंबकीय पदार्थ है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, प्रति चुंबकीय पदार्थ। और लौह जो है ये है लौह चुंबकीय पदार्थ, इनका म्यू बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर अगर कुंडली किस चीज़ के ऊपर लपेटी तो उसका म्यू यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। अगर निर्वात है तो फिर निर्वात का आएगा, निर्वात के पारगम्यता को हम म्यू नॉट से दिखाते हैं। तो इस प्रकार से किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक हमने कैसे निकाला जाएगा, ये इस पर मैंने यहाँ पर आपके आगे कुछ बात रखी है। अभी चलिए एक तो हमने निकाल लिया, एक और निकालते हैं, एक परिनालिका का भी निकाल के देखते हैं। परिनालिका का, क्योंकि परिनालिका एक कुंडली होती है और परिनालिका का स्वप्रेरण गुण, स्वप्रेरकत्व, ये परिनालिका है। इसमें मान लिया n फेरे हैं और इसका जो ये इस साइड का साइड से जो क्षेत्रफल है ये अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल a है। अगर मान लिया इस परिनालिका की त्रिज्या r है तो a की जगह पाई r स्क्वायर भी हो सकता है। माना परिनालिका से I धारा प्रवाहित हो रही है, तब इसके बीच में यहाँ पे जो वो होता है फ्लक्स, तब चुंबकीय क्षेत्र, तब परिनालिका में चुंबकीय क्षेत्र B बराबर बच्चों म्यू नॉट एन आई होता है, जहाँ पर n जो है वो इसके एकांक के लंबाई में फेरे हैं, पूरे सारे फेरे नहीं है, ध्यान रखना है। यहाँ पे जो स्मॉल n है वो इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल N। स्मॉल n क्या है कि एकांक के लंबाई में फेरों की संख्या, तो इसकी जगह हम सही से लिख लेते हैं। तो दिस विल बिकम योर म्यू नॉट n अपॉन l लिख लेते हैं, चलिए, और I इतना चुंबकीय क्षेत्र इसके सेंटर में है। हम ये मान लेते हैं पूरी परिनालिका में यही चुंबकीय क्षेत्र है। यदि यही चुंबकीय क्षेत्र पूरी परिनालिका में ले लें, तब परिनालिका से फ्लक्स फाई बराबर B डॉट A। ये तो बच्चों एक फेरे से गुजरने वाला फ्लक्स है, क्योंकि इसमें n फेरे हैं तो n आएगा, और तो n, अच्छा B मान लिया इधर को है और इसका सभी फेरों का एरिया भी इधर ही को ले लेते हैं, क्योंकि हर फेरा गोल है। अब तुम कहोगे सर ये तो बंद तो नहीं है, लेकिन हम उसको बंद ही मानेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली कुंडली तो बंद ही होगी, तभी तो धारा बह रही है। तो n B डॉट A, B A cos 0, अब B की वैल्यू रख देते हैं, B है हमारा म्यू नॉट एन आई अपॉन एन, और A की जगह चाहे तो पाई आर स्क्वायर रख लें, चाहे तो A ही रख दें। तो आपका जो है फाई बराबर आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर A अपॉन एल इंटू आई। देखिए इसकी तुलना हम कर देते हैं फाई बराबर एल आई से, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी कुंडली में अगर धारा आई है तो उससे जो फाई बराबर एल आई से क्या आ गया, इस परिनालिका का जो एल है बच्चों वो आ गया म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। ध्यान रखना है
कि अगर हम इसमें तो परिनालिका का जो स्वप्रण गुणांक है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, फेरों पर निर्भर करता है, किस किस पर निर्भर करता है, ये आप सबको पता है। तो अगर मैं इसमें लौह चुंबकीय पदार्थ डाल दूँ, लौह चुंबकीय पदार्थ इसके भीतर डाल दूँ, यानी कि लोहे का एक रॉड इसके भीतर डाल दूँ उसके अंदर, तो ये म्यू नॉट की जगह म्यू आ जाएगा। म्यू फॉर लौह जो है ज़्यादा होता है, म्यू नॉट से बहुत ज़्यादा होता है, तो एल बढ़ जाएगा, यानी कि इसकी जो धारा के परिवर्तन का जो विरोध करने की एबिलिटी है बच्चों को बढ़ जाएगी। और जब वो बढ़ जाएगी तो ये धारा को बहुत देर में बढ़ने नहीं देगा एकदम, और घट रही तो घटने नहीं देगा। चलिए, और अगर मैंने डाल दिया बिस्मथ, तो इसका जो म्यू नॉट से कम होता है, तो इसका जो स्वप्रेरकत्व है वो कम हो जाएगा पहले से, यानी कि जो धारा पहले थोड़ी देर में अधिकतम हो रही थी अब वो जल्दी अधिकतम हो जाएगी, या अगर न्यूनतम होना चाह रही तो जल्दी न्यूनतम हो जाएगी। तो इस प्रकार से आज हमने स्वप्रेरकत्व दो चीज़ों का निकाला भी, और स्वप्रेरकत्व हमने परिभाषा भी इसकी समझ ली है। तो आप लोग जो है इसको सही से इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिए और अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए।